सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाजरीन, एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक के वीडियो स्कैंडल से मुतालिक कल सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा की सरबराही में ये जो 3 रुकनी बेंच है वो इस केस की समाअत करेगा। प्रोग्राम का आगाज हम इसी अहम खबर से करेंगे और इसी खबर की तफसील में जाकर ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सारा मामला है क्या और इसका अंजाम क्या हो सकता है। एहतसाब अदालत के जो जज हैं अरशद मलिक, उनकी वीडियो जो कि मरियम नवाज साहिबा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ दिन पहले पेश की, उसकी वजह आखिर बनी क्या, आप तमाम लोगों ने सोचा होगा। बाकौल मरियम नवाज साहिबा के जज अरशद मलिक साहब के ज़मीर ने उनके ज़मीर की मलामत की और हुआ क्या जी कि जिसकी वजह से उनको डरावने ख्वाब आना शुरू हो गए और वो बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गए और उन्होंने इस बात का एतराफ़ कर लिया, या अल्लाह या रसूल, नवाज शरीफ बेकसूर। यानी इसी पूरे मामले की अगर हम बात करें, इस पूरे मामले में सारा काम एक बल्कि बड़ा किरदार है किसका, ज़मीर का। क्या कह रही हूँ मैं, ज़मीर। अब आगे सुने, आखिर ये ज़मीर नाज़रीन है कौन? कोई बंदा है जो हमारे अंदर बैठा होता है, या हमारा अपना ही हम कह ले कि कोई हम राज है जो हमें हमारी जो सोच होती है, जो हमारी बुरी सोच होती है, उसके खिलाफ डराता है, ख्वाबों में आके धमकाना शुरू कर देता है। हम जो ही कोई बड़ा जुर्म करते हैं या जुल्म करते हैं तो हमारे अंदर का आदमी हमें रोकने की पूरी कोशिश शुरू कर देता है, या फिर भी अगर हम नहीं रुकते हैं तो ये सरजनिश करता है। अगर फिर भी हम किसी की हक तलफी कर बैठते हैं, कोई गलत अमल हम अंजाम देते हैं, तो हमारी अंदर की जो सोच है हमारे दिल पर धमक लगा रही होती है। ज़मीर एक एब्स्ट्रैक्ट यानी एक जहनी कैफियत है, आप कह लें कि एब्स्ट्रैक्ट जहनी कैफियत है। इंसान में नाज़रीन कई खुसूसियात ऐसी हैं जो आँख से देखी नहीं जा सकती लेकिन वो मौजूद ज़रूर होती हैं। जैसे कि ज़िद, हम कहते हैं बच्चा बड़ा स्टबन है, जेलसी होती है, कुछ लोग हसद करते हैं, बुग्स दिल में रखा, इंतकाम की आग, हिर्स या फिर रियाकारी। ज़मीर भी हमारे अंदर की एक ऐसी खुसूसियत का नाम है जिसे देखा नहीं जा सकता लेकिन वो अपना वजूद 100% रखता है। अगर आप तारीख उठाकर देख लें तो आपको 2 तरह के लोग नजर आएंगे। एक वो जो बाज़मीर होते हैं, जिनके ज़मीर के साथ बाज़मीर, और एक में बा को बे कर दें, यानी एक वो जो बेज़मीर होते हैं। बेज़मीर लोग कौन होते हैं? बेज़मीर लोग वो होते हैं जिनमें इंसानियत की मिकदार बहुत कम रह जाती, कभी कभी तो इंसानियत मर जाती है उनके अंदर, जो मफादात के हाथों अपने ज़मीर का सौदा किसी भी वक्त कर लेते हैं। फिर उनकी ज़बान हो या उनका कलम हो या ज़बान हो या उनका कोई भी अमल हो, उनका कोई इरादा, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने मफादात के हसूल की मंजिल तक जाता है। बेज़मीर लोग सबसे पहले अपने ज़मीर का सौदा करते हैं हालात को देखते हुए, और फिर वो किसी भी चीज़ के सौदे से यकीन जानिए गुरेज नहीं करते। ऐसे लोगों को तारीख कभी यजीद के नाम से याद करती है, कभी इनको मीर जाफ़र और मीर सादिक कहा जाता है, कभी ऐसे बेज़मीर लोगों को अब्दुल्ला इब्ने अबी कहा जाता है जो नमाज मस्जिद नबवी में आकर भी पढ़ लिया करता था लेकिन उसकी पूरी ज़िंदगी मुसलमानों के खिलाफ मंसूबे बनाने में और साजिशें करने में गुजरी। कभी तारीख ने ऐसे बेज़मीर लोगों को ब्रहमदाग बुगटी कहा, तो फिर कभी मेहरान मरी कहा और कभी हुसैन हक्कानी। अच्छा नाजरीन, मैं कहना क्या चाह रही हूँ, ये वो बेज़मीर लोग हैं जिन्होंने अपने ज़मीर को टू कट शॉर्ट मुफादात की भीड़ चढ़ा दिया। उन्होंने आज़ादी के नाम पर गुलामी की ज़िंदगी गुजारी और उनकी सांसें भी उन आकाओं की मोहताज रहीं और जिनकी ये गुलामी करते रहे, थके नहीं। ये आज़ादी के नाम पर सबसे बड़े गुलाम बने, अगर कह दूँ तो गलत नहीं होगा। ये थे वो चंद बेज़मीर लोग जिनका ज़मीर पूरी तरह से मर चुका है। लेकिन कुछ बाज़मीर लोग भी होते हैं जो अगर गलत काम कर भी देते हैं तो उसका अजाला करने की पूरी कोशिश करते हैं, जो अपनी गलती का एतराफ़ करते हैं, जो अपने जुर्म का एतराफ़ करते हैं, क्योंकि उनका ज़मीर मलामत करता है। उनका ज़मीर क्योंकि ज़िंदा होता है इसलिए उनको रातों को नींद नहीं आती, किसी का हक खाकर वो चैन से बैठ नहीं सकते और फिर ज़मीर के हाथों मजबूर होके वो अपनी गलती को
मिनोन तस्लीम कर लेते हैं और मुकम्मल तौर पर उस गलत अमल से किनारा कशी भी इख्तियार करते हैं। ये मेन पॉइंट है, दूर हो जाते हैं। मरियम नवाज साहिबा भी इसी ज़मीर की बात कर रही थी ना कि जज साहब ने अपने ज़मीर के आगे हथियार डाल दिए और एतराफ़ जुर्म कर लिया। लेकिन यहाँ एक मसला है। मसला ये है कि जो मरियम नवाज साहिबा ज़मीर की बात कर रही हैं कि जज साहब का ज़मीर जिंदा हो गया, जज साहब ज़मीर के हाथों मजबूर हो गए। खुद मरियम नवाज साहिबा और उनके अब्बा जान नवाज शरीफ साहब का ज़मीर कई बार मरा और जिंदा भी हुआ। इसकी भी एक मैं कह दूं तारीख है तो गलत नहीं होगा। नवाज शरीफ का ज़मीर एक बार जिंदा हुआ था उस वक्त जब वो ऑपोजिशन में थे और नवाज शरीफ साहब ने अपने ज़मीर की आवाज़ पर लब्बाइक कहा था। किस तरह कहा था? कुछ इस तरह कहा था, ज़रा क्लिप देखिए। शरीफ साहब के ज़मीर के सोने और जागने की एक झलक थी जो मैंने आपको दिखाई। तारीख में लोगों ने बहुत बेज़मीर लोग देखे और बाज़मीर लोग भी देखे, जैसा कि मैंने आपको आगाज़ में कहा। लेकिन सेहरा शरीफ खानदान को सबसे पहले जाएगा, इनके सर जाएगा नवाज शरीफ साहब के कि इनका ज़मीर इनकी तरह सियासी निकला। अरे ज़मीर को तो गैर सियासी रखते, लोग अपना ज़मीर बेचते हैं। नवाज शरीफ के तो ज़मीर ने अपने ज़मीर को कई बार बेचा। नवाज शरीफ का ज़मीर जिंदा होता है तो भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो गद्दार ठहरे। नवाज शरीफ का ज़मीर जिंदा होता है तो जरदारी और उनके साथी करप्ट ठहरे। नवाज शरीफ का ज़मीर जिंदा होता है तो मुल्क का सबसे बड़ा मसला ही आसिफ अली जरदारी उनकी फैमिली होता है। लेकिन फिर यही ज़मीर नवाज शरीफ से मिसाके जमहूरियत करवाता है। फिर यही ज़मीर इन्हीं नवाज शरीफ साहब से क्या करवाता है? मिसाके जमहूरियत करवाता है। फिर यही ज़मीर नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब की बारियां लगवाता है। और बात सिर्फ जरदारी साहब तक महदूद नहीं है, इदारों के बारे में भी। नवाज शरीफ का ज़मीर कई बार सोया, कई बार जागा, यानी नवाज शरीफ का ज़मीर इदारों के बारे में कभी कुछ कहता रहा, कभी कुछ। देखिए ज़रा, वो वक्त था जब नवाज शरीफ साहब ने ज़मीर के हाथों मजबूर होकर अदालतों के तहफ़्फ़ुज़ का फ़ैसला किया था। ये उस वक्त की बात है जब नवाज शरीफ का ज़मीर भी उनसे बारहा कहता रहा कि मियाँ साहब अदालतों के मुहाफ़िज़ बन जाओ, एक बार फिर हुक्मरान भी बन जाओगे। क्योंकि उस वक्त मुल्क में दो ही बड़ी सियासी जमातें थी, एक थी तीर वाली पार्टी जिसको पीपल्स पार्टी कहा जाता, दूसरी शेर वाली पार्टी मुस्लिम लीग नून। मियाँ साहब के ज़मीर ने मौके की नज़ाकत को समझा, हालात को समझा, सिचुएशन को समझा और उनकी मलामत करनी शुरू कर दी। मियाँ साहब ज़मीर के हाथों मजबूर हो गए, करप्ट टोले के खिलाफ जहाद का फैसला कर लिया, अदालतों के खिलाफ बातें करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देने और बाकायदा जो तड़ियां का मैं अगर वर्ड यूज करूं तो गले तो तड़ियां लगाने पर आगे कि अदालतों की हिफाजत करने के लिए हम तैयार हैं। जरदारी एंड कंपनी को अपनी करप्शन का हिसाब देना पड़ेगा, जो बाहर अरबों डॉलर्स पड़े हैं उनको मुल्क में वापस लाना पड़ेगा। लेकिन जब मियाँ साहब की अपनी करप्शन की बात आई तो फिर ज़मीर ने यू टर्न लिया। ये जिस यू टर्न की बात करते हैं, ज़मीर भी यू टर्न लेता है, पलटा खाया ज़मीर ने। और मियाँ साहब जो कभी अदालतों के सबसे बड़े मुहाफिज बने रहे, उनके ज़मीर ने कहा कि मियाँ साहब अब अदालतों की इज्जत नहीं करनी, अब अदालतों की हिफाजत नहीं करनी, अब अदालतों का एहतराम भी नहीं करना, अब तो अदालतों से ही खुली जंग करनी है। मियाँ साहब के ज़मीर ने दिन रात मुलामत करनी शुरू कर दी कि मियाँ साहब अब मामला आपकी का है, अब मामला आपकी जायदादों का है, इंसाफ खरीद नहीं सकते तो इंसाफ फराहम करने वाले इदारे को तबाह कर दो, खुली जंग शुरू कर दो। और मियाँ साहब ने एक बार फिर ज़मीर की आवाज़ पर लब्बैक कहा और उसी अदालत के बारे में कुछ इस तरह फरमाया। आन है, परेशान है या फिर मेरी तरह मुस्कुरा रही है। कौम की जो हालत है वो भी मैं कहती हूँ एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, वो भी इनके ज़मीर की तरफ चेंज हो रही है। कौम के एक्सप्रेशंस चेंज हो रहे हैं, कभी हंसी आती है, कभी कहका लगाने को दिल चाहता है, कभी इंसान सर पकड़ के बैठे थे, कभी सर दीवार में मारने को दिल चाहता है कि मियाँ साहब का ज़मीर जिंदा कब हुआ, मर कब गया, फिर दोबारा जिंदा कब हुआ, फिर यू टर्न लेके मुर्दा कब हुआ, मियाँ साहब गलत कब थे और मियाँ साहब सही कब हुए, मियाँ साहब की कौन सी बात पर यकीन किया जाए या फिर ना किया जाए, पहली वाली बातें सही थी या जो अब फरमा रहे हैं वो ठीक हैं। मियाँ साहब के जितनी भी बात करें, अगर इनके जो हरकारे हैं, इनके जो काम करते हैं, जो इनके नाम पे आके नारे लगाते हैं, झूठी सच्ची बातें बताते हैं, इनकी करप्शन को भी कहते हैं कि नहीं वो तो कोई इबादत थी, तो मियाँ साहब के जो हरकारे हैं, वो मियाँ साहब के जो दरबारी हैं, वो भी सख्त परेशान है, वो भी कन्फ्यूजन का शिकार है कि आखिर मियाँ साहब चाहते क्या हैं। और सिर्फ मियाँ साहब ही नहीं, उनकी साहिबजादी की प्रिंसेस
उनकी साहिबजादी जो है उनकी भी ज़हनी हालत अपने अब्बा जी से मुख्तलिफ नहीं है, उन जैसी ही है। इंतखाबात से पहले वो नवाज शरीफ के नज़रिए की जो जीत करार दे रही थी, किसको करार दे रही थी, आपको याद आया? अगर नहीं आ रहा रज़ा ज़रा क्लिप चलाइए ताकि नाजरीन को भी याद आए। नाजरीन, जो हाल इन बाप बेटी का हुआ, सेम ऐसा ही हाल एक दूसरे ख़ानदान का भी हुआ। उनके ज़मीर भी कई बार जिंदा हुए और यकीन जानिए कई बार सो गए या मर ही गए, फिर जिंदा हो गए। परेशान नहीं होना, दोबारा यू टर्न लेता है इनका ज़मीर। लेकिन कब जिंदा थे, कब सो गए, कब मर गए, अब दोबारा कब जिंदा हुए, ये सवाल अभी बाकी है। ये तो एलीट क्लास के लोग हैं, एलीट क्लास। मुल्क के साबिक और तवील हुक्मरान कह दूं तो गलत नहीं होगा, तवील अरसे तक हुक्मरानी करने वाले, मुसल्लत रहने वाले, एक ख़ानदान की ज़ेली हालत और उनके ज़मीर कब और कैसे ज़िंदा होते रहे, इसकी तारीख तो आपने भी देख ली। अब जो उनके इत्तेहादी हैं, उनके ज़मीर ने उनको कब कब झंझोड़ा, ये भी ज़रा देख लें। अब मेरा सिर्फ एक सवाल है इन दो ख़ानदानों से, इन दोनों ख़ानदानों से, और ये सवाल यकीन जानिए सिर्फ मेरा, डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान का नहीं है। यही सवाल इनसे मुल्क का एक एक बच्चा तक पूछता है। वो बच्चा भी पूछता है जिसकी शायद इतनी अकल नहीं होगी, लेकिन वो भी इनके ज़मीर पर सवाल उठाता है। यही सवाल इनसे हर शहरी का है, बल्कि इनसे हर पाकिस्तानी का एक ही सवाल है, एक ही सवाल है, एक ही सवाल है। यही सवाल इन दो ख़ानदानों से तारीख भी करेगी, शरीफ ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान से, कि आप लोगों के ज़मीर जिंदा कब थे। नवाज शरीफ साहब, आपका ज़मीर उस वक्त जिंदा था जब आप भुट्टो और भुट्टो की बेटी को गद्दारे वतन कह रहे थे, या आपका ज़मीर उस वक्त जिंदा हुआ जब आप मिसाक जमहूरियत कर रहे थे? नवाज शरीफ साहब, आपका ज़मीर उस वक्त जिंदा था जब आप ज़ियाउल हक को मर्द मोमिन कहते थे और भुट्टो की कब्र को निशाने इबरत कहते थे, या आपका ज़मीर उस वक्त जिंदा हुआ जब आप पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी बन गए? अच्छा नवाज शरीफ साहब, आपका ज़मीर उस वक्त जिंदा था जब आप जरदारी साहब के जो स्विस अकाउंट्स है उसकी रकम मुल्क में लाने का वादा कौम से कर रहे थे, जिंदा था उस टाइम पे? या फिर आपका ज़मीर उस वक्त जिंदा हुआ जब आप इन्हीं जरदारी साहब से ये मुआहदा कर रहे थे कि बारी बारी सबकी बारी? नवाज शरीफ साहब, आपका ज़मीर उस वक्त जिंदा था जब आप यूसुफ रज़ा गिलानी को अदालत का एहतराम करने का मशवरा दे रहे थे? या फिर आपका ज़मीर तब जिंदा हुआ जब आप इन्हीं अदालतों के खिलाफ ऐलान जंग कर रहे थे? नवाज शरीफ साहब, आपका ज़मीर उस वक्त जिंदा था जब आपके भाई जरदारी साहब को लाड़काना की सड़कों पर घसीटने का खुलेआम वादा कर रहे थे? या फिर आपका ज़मीर उस वक्त जिंदा हुआ जब आपके वही भाई साहब जरदारी साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर्स का मुतालिबा कर रहे होते हैं? नवाज शरीफ साहब, आपका ज़मीर उस वक्त जिंदा था जब आपकी बेटी नारे लगा रही थी कि इमरान और जरदारी भाई भाई, इमरान और जरदारी भाई भाई। या आपका ज़मीर उस वक्त जिंदा हुआ जब आपकी वही लाडली बेटी प्रिंसेस बिलावल के साथ 1-on-1 मुलाकातें कर रही थी? यही सवाल मेरा जरदारी साहब से है कि आप लोगों का ज़मीर कब जिंदा था? उस वक्त जिंदा था जब यही नवाज शरीफ साहब आपके ससुर को गद्दारे वतन कह रहे थे, आपकी अहलिया के खिलाफ घटिया मुहिम चला रहे थे? या उस वक्त जिंदा हुआ जब आप इनके साथ बैठकर इत्तेहाद की, इत्तेफाक की बरकतें बता रहे थे? जरदारी साहब, आपका ज़मीर उस वक्त जिंदा था जब आप कह रहे थे कि नवाज शरीफ कौमी सलामती के लिए बहुत बड़ा खतरा है, नवाज शरीफ से अब की बार किसी कीमत पर इत्तेहाद हो ही नहीं सकता और होगा ही नहीं, नवाज शरीफ जो है ग्रेटर पंजाब बनाने का सोच रहा है। आपके बेटे फरमा रहे थे कि नवाज शरीफ क्या कहते थे, किसका यार है? मोदी का यार है। या जरदारी साहब, आपका ज़मीर अब जिंदा हुआ है जब आप ये कहते हैं कि मरियम और बिलावल पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। एक ही मुस्तकबिल पाकिस्तान का, मरियम और बिलावल एक मुस्तकबिल। सोचिए ज़रा, आप लोगों के तो ज़मीर भी, अगर मैं कहता हूँ कि आप लोगों की तरह सियासी हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, वो डर्टी वाली पॉलिटिक्स जिसको मैं कहती हूँ डर्टी पॉलिटिक्स, तो गलत नहीं होगा। सियासत के नाम पर आप हर धोखेबाजी, चालबाजी करते रहे और फिर कह देते हैं कि सियासत शायद है ही ये सियासत है। नवाज शरीफ साहब पार्लियामान में ये कहते हैं कि हुजूर ये हैं वो ज़राए जब से लंदन के फ्लैट्स खरीदे, और अदालत में जाके कह देते हैं कि जी वो बयान सियासी है, उसे सियासत, आप सियासत का नाम दे देते हैं, आप लोग सियासत कह देते हैं। हमने बेज़मीर और बाज़मीर लोग लिटरली बहुत देखे हैं, लेकिन ये दो ख़ानदान ऐसे हैं जिनके ज़मीर भी इनकी तरह मुफादात के हुसूल को देखते हैं। ये वो बदकिस्मत लोग हैं, यकीन जानिए, जिनके ज़मीर इनकी मलामत ही नहीं कर सकते, क्योंकि इनके तो ज़मीर भी शायद करप्ट हैं। जैसे कि मैंने पहले कह दिया, सियासी तो हैं लेकिन करप्ट भी हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने ज़मीरों को भी इतना खिलाया कि अब इनके ज़मीर बजाय मलामत के सियासत करने लगे हैं। और जिनके अपने ज़मीर बेज़मीर हों, जिनके अपने ज़मीर बेज़मीर हो नाज़रीन,
वो बात करते हैं कि जी एक जज साहब के ज़मीर ने उनकी मलामत की और उन्होंने एतराफ़ कर लिया कि नवाज शरीफ को सज़ा तो बिल्कुल गलत दी गई थी, और अभी तो ये साबित भी नहीं हुआ कि जो वीडियो है वो असली है या नकली है, लेकिन मरियम नवाज खुद ही मुल्जिम, खुद ही मुद्दई और खुद ही वकील, खुद ही जज बन गई। वीडियो दिखाते ही कौम को खुशखबरी सुना दी कि मुबारक हो, अब नवाज शरीफ सुरखुरू हो गया, गैबी क्या कहते थे, गैबी मदद आ गई, जज का ज़मीर जिंदा हो गया, जाग उठा। अगर उस वीडियो में इतनी सच्चाई है तो ख्वाजा हारिस साहब जो एक अरसे तक नवाज शरीफ के करप्शन के मुकदमात का दिफा करते रहे हैं, वकील रहे हैं, उनके वो जो, अगर मैं अदालत की बात करूँ, जाते जिस दिन मरियम नवाज ने वीडियो दिखाई थी उसके दूसरे दिन नून लीग जाती अदालत, और क्या होता थी, मरियम नवाज साहिबा फरमाती हैं कि उनके पास जज साहब की 3 ऑडियो टेप्स और भी हैं। क्या कहती हैं? 3। तो फिर उनकी जो किस्तें हैं, इन किस्तों की रुनुमाई आखिर वो क्यों कराना चाह रही हैं? किस बात का इन्हें डर है? मैं पूछती हूँ। हैरत तो शायद इस बात की है कि वो नवाज शरीफ जो खुद को बचाने के लिए कौमी असम्बली में झूठी तकरीरें कर डालें, जो खुद को बचाने के लिए 3 झूठी तकरीरें टीवी पर कर डालें, जो अपने बचाव के लिए कभी कतरी खत ले आएँ और फिर बाद में उसी खत से मुकर जाएं, जो अपने बचाव के लिए जाली दस्तावेज़ात बनाएं, जो कैलिब्री फॉन्ट की अगर मैं बात करूं उसमें बनाई गई थी, जो खुद को बचाने के लिए झूठी ट्रस्ट डील की कहानियां घड़ लें, जो खुद को बचाने के लिए सब कुछ अपने वालिद और बच्चों हसन और हुसैन नवाज पर डाल दें, उसी नवाज शरीफ को ऑडियो और वीडियो की शक्ल में अपनी बेगुनाही साबित करने, बल्कि 70 साल तारीख बदलने, इनकलाब की बुनियाद रखने का जो है, वोट को इज्जत देने का मौका मिले, और वो इसमें इतनी सुस्ती और काहली से काम लें कि अब तक उनकी साहिबजादी वो जो बाकी की टेप्स हैं अपने पास छुपा कर बैठी हुई हैं, लेकिन कौम को नहीं दिखा रही। ये बात समझ में आने वाली है नाजरीन? मुझे तो समझ नहीं आ रही। ये तो सीधी ब्लैकमेलिंग ना हुई, ये तो सीधी एक ब्लैकमेलिंग कहते हैं, इसको फ्रॉड कहते हैं। ये फ्रॉड है। एक वीडियो ने खेल खराब कर दिया, एक वीडियो जाली साबित हो गई, एक वीडियो में जो एडिटिंग की गई थी वो पकड़ ली गई। अब जो बाकी की टेप्स दिखा दी हैं, तो फिर अगर वो दिखा दें ना तो कहीं ये खुद ही ना पकड़ी जाएं, और समझ रही है कि केस शायद ख़राब हो जाएगा। और जहाँ तक बात है जज अरशद मलिक साहब की कि उन्होंने फैसला दबाव में आकर दिया, तो कैसा दबाव भाई साहब? पनामा केस को देखें, एक बार देखें, नवाज शरीफ ने तमाम झूठी तकरीरें अपनी मर्जी से की, सुप्रीम कोर्ट को खत मियां नवाज शरीफ साहब ने खुद लिखा, ये बात भी आपके सामने, और जीआईटी नवाज शरीफ की जो वकला है उनकी ख्वाहिश पर बनी, ट्रायल कोर्ट में केस नवाज शरीफ साहब के वकीलों के कहने पर आया था। ये तमाम चीज़ें जो इनको गलत साबित कर देना आप, अब बस करें ना। अब अभी जो पॉलिटिक्स है उसको पॉलिटिक्स की हद तक रखें, बाकी चीज़ों में भी आप पॉलिटिक्स को ले आते हैं, कभी इसकी बारी कभी उसकी बारी, लेकिन बारियों के वाले से मैं ज़रूर कहूँगी कि जो बारियों वाली बात है ना, अगर आपने दोबारा कहा कि बारियाँ, तो यकीनन मैं कह रही हूँ ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़ैज़ा अकबर खान। मरियम नवाज साहिबा की बात करते हैं। जैसे कि ब्रेक आ गई थी, ब्रेक से पहले मैं बात कंप्लीट करना चाहती थी, लेकिन ब्रेक की वजह से मुझे दोबारा गुफ्तगू वहीं से आगे कंटिन्यू करनी पड़ी कि मरियम नवाज साहिबा जो कि खुलेआम अगर मैं कह दूं ब्लैक मेलिंग कर रही हैं, और वो कहते हैं ना कि नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है, तो बगैर अकल की जो नकल होती है फिर वो पकड़ी जाती है, जैसे कि मरियम साहिबा बार बार पकड़ी जाती हैं। अच्छा जी, वो कहते हैं कि और भी टेप्स हैं, 3 टेप्स हैं जो बताती हैं, पता नहीं 3 या 30 है, जितनी में एक भी नहीं है, झूठी हैं और गलत टेप्स हैं। इतनी सुस्ती का ये मुजाहरा करी क्यों नहीं दिखा रही कौम को? अब तक इनकी जो साहिबजादी हैं नवाज शरीफ साहब की, प्रिंसेस मरियम नवाज साहिबा, उनका ये कहना है कि जी बाकी की टेप्स अपने पास रख कर बैठी हुई हूँ, लेकिन कौम को नहीं दिखा रही। क्या ये आपकी समझ में बात आ रही नाजरीन, या मेरी तरह आप भी परेशान हो गए कि क्यों नहीं दिखा रही? ये तो सीधी मेरे ख्याल से ब्लैकमेलिंग है, ब्लैकमेल कर रही है। ये तो अगर मैं कह दूं एक और फ्रॉड है तो ये भी गलत नहीं होगा। एक वीडियो ने देखा कि मामला सारा खराब कर दिया, इनको समझ आएगी कि एक वीडियो थी जाली साबित हो गई। आपने देखो कि बोल न्यूज़ ने बार बार, सबसे पहले बोल न्यूज़ ने बताया कि वीडियो जाली है, और एक वीडियो में जो एडिटिंग की गई थी वो पकड़ ली गई है। अब बाकी की टेप्स दिखा दें तो कहीं हम खुद ही ना पकड़े जाएं। यानी इतनी कंफ्यूज हो गई कि खुद भी परेशान हो रही, कह रही है तो पकड़ी जाऊंगी और केस मजीद खराब हो जाएगा। मैं चाहती हूँ अब्बा जी किसी तरह बाहर आ जाएं, वो तो फिर अंदर ही रह जाएंगे, बाहर तो आएंगे नहीं। और जहां तक बात है जज अरशद मलिक साहब की
کہ انہوں نے فیصلہ جو ہے وہ پریشرائز ہو کر کیا تھا. تو میں دوبارہ پوچھوں کہ بھائی صاحب بہنوں آپ لوگ جو آ جاتے ہیں اس طرح کے جھوٹ بولنے کے لیے, دباؤ کیسا تھا, کس قسم کا پریشر تھا, کس کا پریشر تھا, پیناما کیس کو اگر ہم دیکھتے ہیں ایک بار تو نواز شریف صاحب نے تمام جھوٹی تقریریں کہ اپنی مرضی سے نہیں کی تھیں. سپریم کورٹ کو جو خط ہے وہ میاں نواز شریف صاحب نے خود لکھا تھا یا پھر گن پوائنٹ پہ لکھوایا تھا, کیا ادھر پریشرائز کیا گیا تھا. جے آئی ٹی نواز شریف صاحب کے وکلا کی خواہش پر بنی تھی. ٹرائل کورٹ میں کیس نواز شریف کے وکیلوں کے کہنوں پر آیا تھا. جج بشیر سے جج ارشد ملک کے پاس جو کیس ٹرانسفر ہوا تھا, کیا نواز شریف صاحب کے وکیلوں کی خواہش پر نہیں ہوا تھا؟ اب آ جائیں العزیزیہ ریفرنس پر, وہی کیس جس میں ارشد ملک صاحب نے نواز شریف کو سزا سنائی. 131 صفحات کے جو العزیزیہ کا فیصلہ ہے اس میں حسین نواز صاحب کیا فرماتے ہیں کہ میں نے جلا وطنی کے دوران 2001 میں یہ مل سعودی عرب میں لگائی, مگر پیسہ کہاں سے آیا؟ کبھی کہا کہ قرض لیا مگر قرض کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں تھا. کبھی کہا گیا کہ دوستوں سے پیسے ادھار لیے گئے مگر ادھار کا بھائی صاحب کوئی ریکارڈ دے دیتے, ادھار کا بھی کوئی ریکارڈ نہیں. کبھی کہا گیا کہ 1980 میں جو دادا ہیں محمد شریف دادا جو تھے ان کے, انہوں نے قطریوں کے ہاں سرمایہ کاری کی تھی, وہی پیسے قطریوں سے لے کر کاروبار کیا, مگر نہ دادا کی قطریوں کے ہاں سرمایہ کاری کا کوئی ریکارڈ ملا, نہ قطریوں کے پیسے دینے کا کوئی ریکارڈ مل سکا. 80 سماعتیں ہوئی. اس کے دوران شریف فیملی نے نہ کوئی گواہ پیش کیا, نہ کوئی ثبوت دیا, نہ کوئی منی ٹریل دی, نہ ان کے پاس کوئی رسید تھی, نہ یا میں کہہ دوں جیسے بینک ٹرانزیکشن کچھ بھی نہیں تھا, نہ کسی سوال کا جواب آن اوتھ دیا گیا, کیونکہ آن اوتھ والوں کا جو جواب دیتے ہیں جو تو کہتے ہیں جی ثابت کرنا پڑتا ہے. العزیزیہ فیصلے میں جب کاروبار ہو رہے تھے تب بچے بہت چھوٹے تھے, کوئی ذریعہ معاش نہ تھا, والد کے زیر کفالت تھے, اور ان بچوں میں سے 2 بچے جو 50 سال کے ہونے والے ہیں, معصوم سے بچے کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا, ننھے منھے بچے کہہ دوں غلط نہیں ہوگا, اپنے ابا جی سے ملنے جیل نہ آئے. اور ایک بیٹی جو آج نواز شریف کو بار بار قوم کے سامنے سرخرو کروانے پر تلی ہوئی ہے, اور کبھی بات کرتی کہ ابھی مدد کی, کبھی بات کرتی کہ جج صاحب کا ضمیر زندہ ہو گیا. بی بی پہلے تو یہ بتا دو کہ تمہارا ضمیر جو ہے وہ کیا زندہ ہے؟ تمہارے بھائیوں کا ضمیر زندہ ہے؟ تمہاری کون سی ایسی خدمات ہے قوم کے لیے جو تم دخترے مشرق بننے کی کوشش کر رہی ہو؟ بلیک میلنگ کی سیاست کے علاوہ تمہارے کریڈٹ میں بی بی ہے ہی کیا؟ یہ بتا دو تمہارے پاس کیا ہے؟ ابا وزیر اعظم تھے, 3 بار الحمدللہ وزیر اعظم بنے, قوم کے پیسے پر اپنا میڈیا سیل چلاتی رہی, آرڈرز دیتی رہی بیٹھ کے کہ آرڈر دے رہی ہوں میں پرنسز ہوں, قومی اداروں پر الزامات لگاتی رہی, آکے الزامات کی بچھاڑ کرتی رہی, قوم کے پیسے سے میک اپ کرواتی رہی, پتہ نہیں کچھ لوگ کہتے ہیں سرجریز بھی کرواتی رہی, خیر میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتی, لوگ کہتے ہیں میں نہیں کہہ رہی, قوم کے پیسے سے جائیدادیں بناتی رہی. اور آج ایک ویڈیو دکھا کر بی بی تم یہ کہہ رہی ہو کہ جج صاحب کا ضمیر زندہ ہو گیا. قوم تمہاری باتوں پہ یقین کرے گی جس کے پاس ضمیر نام کی چیز ہی نہیں ہے؟ I'm really sorry. آپ کے پاس ضمیر نام کی کوئی چیز ہے؟ آپ کیا سوچتی ہیں کہ قوم اتنی بے وقوف ہے کہ ایک بے ضمیر شخصیت پہ یقین کر لے گی؟ کسی ایک بات پر ٹک جاؤ پہلے, پھر یہ پلاننگ کرو کہ شاید آدھی عوام یقین کر لے. پہلے ٹک کے تو دکھاؤ نا, کنسسٹنسی تو لے کرو اپنی رائے میں یو ٹرن آتے ہیں بار بار, دوسروں کو تم لوگ یو ٹرن کے تانے مارتے ہو, اپنی رائے کا اور اپنے ضمیر کا یو ٹرن تو بند کرو. سب سے پہلے انتخابات سے پہلے یہ کہتی ہو کہ زرداری اور عمران بھائی اسی طرح کہتی ہیں, پھر اسی عمران کے بھائی کو یعنی زرداری کو, عمران کا بھائی زرداری جس طرح انہوں نے کہا, اسی عمران کے بھائی کو آج تم اپنا ابا بنا لیتی ہو. نواز شریف نے اگر قوم کے لیے کچھ کیا ہوتا تو نواز شریف کے لیے تمہیں نکلنے کی ضرورت پڑتی؟ کبھی بھی نہ پڑتی. نواز شریف کے لیے یہ قوم خود سڑکوں پر نکل آتی اگر نواز شریف نے اس قوم کے لیے کچھ کیا ہوتا. آج میں اعلان یہ کہہ رہی ہوں, تمہیں بولنے کی ضرورت نہ پڑتی. نواز شریف کو بچانے کے لیے یہ قوم ہی کافی ہوتی. جس قوم کے لیے نواز شریف کی خدمات ہوتی تو یہ قوم کافی ہوتی. لیکن افسوس کہ نواز شریف کی خدمات قوم کے لیے نہیں تھی, تم لوگوں کے لیے تھی. تم لوگ کے مستقبل سوارے, پیسہ پتہ نہیں کس طرح باہر بھیجا, پھر منی ٹریل بھی نہ دے سکے, ذرائع لہراتے ہیں, وہ ثابت نہیں کر پاتے, تو پھر تم لوگ ہی نکلو گے نا بالے. کی افسوس تم لوگوں میں سے تم نکلی, بھائی نہ نکلے, وہ بھی نہ آئے باہر سے واپس, وہ بھی جیل میں آ کے ابا جی کو نہ مل سکے. یعنی پھر صرف مریم ہے جس کے باپ نے مریم کے لیے, بیٹوں کے لیے کرپشن کی داستانیں رقم کر دی کہ میرے بچوں کا مستقبل سیو ہو جائے چاہے میں کرپٹ لیڈر کہلواؤں. پھر مریم ہے جو باپ کی کرپشن جو باپ نے بچوں کے لیے کی, باقی لوگوں کے بچوں کا خون نچوڑ کر تو مریم باپ کے ساتھ کھڑی ہوگی. ہاں یہاں پہ آپ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ ایک کرپٹ باپ کو ایک بیٹی بچا رہی ہے جس کے مستقبل کے لیے اس باپ نے اتنی کرپشن کی, بیٹے تب بھی ہاتھ نہ آئے, اسی پیسے پہ انجوائے کر رہے ہیں باہر. لیکن نواز شریف نے اگر کچھ کیا تو پتہ کیا کیا؟ ضمیر کی سودے بازی کی. نواز شریف نے اگر کچھ کیا تو مفادات کی سیاست کی.
नवाज शरीफ ने अगर कुछ बड़ा किया तो वो क्या किया, करप्शन की। और उसके बाद नवाज शरीफ ने बड़े बड़े झूठ बोले, डिटाई के साथ झूठ बोले, डिटाई भी की, डिटाई दिखाई। नवाज शरीफ ने झूठी तकरीरें की। नवाज शरीफ का मुकदमा जब कमज़ोर पड़ा तो नवाज शरीफ ने कौमी इदारों को, फौज को, रियासती इदारों को खुलेआम निशाना बनाना शुरू कर दिया, उन पर इल्ज़ामात की बुछाड़ शुरू कर दी। यही काम फिर इमरान के भाई, क्या कहते हैं, इमरान का भाई कहती थी, इमरान के भाई आपके जो अंकल बने हुए आजकल जरदारी साहब ने किया। पीपल्स पार्टी उनको प्लेट में मिली और वो प्लेट समेत पीपल्स पार्टी को ही खा गए। बस उन्हें कुछ खाने के लिए कुछ चीज़ चाहिए होती है, उन्होंने कहा ये प्लेट समेत मैं पीपल्स पार्टी खा जाता हूँ, और डिकार भी ना ली। सिंध को 11 सालों में तबाहो बर्बाद कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया सिंध का, और डिकार भी ना ली। इंतखाबात से पहले यही जरदारी साहब फरमाते रहे क्या, कि नवाज शरीफ कौमी सलामती के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आज उसी खतरे को गले लगाकर घूमते हैं। देखें ज़रा, पूछो ज़रा इन्होंने। इसलिए कि अब इन दो खानदानों को खतरा है, ये बेसिकली अब इन दोनों खानदानों को खतरा है। अब इन दो खानदानों का मसला एक है। वो मसला क्या है? खतरा एक है, मसला एक है। वो मसला जो एक है वो है एहतसाब। वो एहतसाब भी एक इनको मसला नज़र आ रहा है। और अब जो मुकदमात हैं, करप्शन, इस तरह के जो ये दो जो ख़ानदान है नाजरीन, इन दो ख़ानदानों के ज़मीर जो हैं, जिस तरह मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में भी कहा कि बहुत सियासी हो चुके हैं। ज़मीर भी आपने कभी सियासी देखे हैं, लेकिन नवाज़ और जरदारी का ज़मीर सियासी है। ऐसा ही जज साहब के साथ हुआ, उनका ज़मीर जागा, उन्होंने एतराफ़ किया कि नवाज शरीफ को गलत सज़ा दी, और जब वीडियो मंजर आम पर आई तो उनका ज़मीर एक बार फिर डबल होके जागा और उन्होंने नून लीग की ब्लैकमेलिंग सामने रख दी। तब ज़मीर जागा, हाँ तब ज़मीर जागा। जैसे इन दो खानदानों ने जमहूरियत के नाम पर कौम को बेवकूफ़ बनाया, पागल बनाया, इसी तरह नवाज शरीफ को कभी, आपको याद होगा, कभी नवाज शरीफ को अमीरुल मोमिनीन, कभी तैयब बुर्दगान बनाने की कोशिश करते रहे, नेल्सन मंडेला बनाने की, और जरदारी साहब को कभी जमहूरियत का अलंबरदार बनाया, कभी नवाज शरीफ साहब के बकौल ये डाकू थे, डाकू कहते थे ना। इसी तरह आज ये लोग, ज़मीर इनका जिंदा हुआ और ये ज़मीर जिंदा हो गया की कहानी लेकर आ गए आप लोगों के सामने। जबकि ये सीधी सीधी, मैं अलल अलान कहती हूँ, डरती नहीं हूँ मैं इनसे, ये ब्लैक मेलिंग है भाई साहब और बहनों, भाइयों और बहनों, ऐसे कहती ना मरियम नवाज, ये भाइयों और बहनों, ये ज़मीर नहीं जागा, ये ब्लैक मेलिंग है, ये मुफादात का ज़मीर है, ये सियासी ज़मीर है जो पॉलिटिक्स करता है, डर्टी पॉलिटिक्स करने वाला डर्टी ज़मीर है। जो नून लीग का एक पुराना वतीरा कह दूँ तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, एक पुराना वतीरा है, मुकदमा अब अदालत में है, कल इसकी समाअत है। जैसे जैसे ये मुकदमा आगे बढ़ेगा, नवाज शरीफ तो सुरखरू हो गए, अब मरियम नवाज सुरखरू हो जाएंगी और सुरखरू होती हुई अपनी मंजिल मकसूद यानी जेल जाएंगी। ये इस टोले की आखिरी लड़ाई है, अदालतों से, कौमी इदारों से, रियासत पाकिस्तान से और पाकिस्तान की प्यारी अवाम, प्यारे वतन, प्यारे पाकिस्तान की प्यारी अवाम के प्यारे मुस्तकबिल के साथ इनकी आखिरी लड़ाई, अपने मुफादात के लिए, अपने गंदे मुफादात के लिए, डर्टी पॉलिटिक्स। ये समझ रहे हैं कि ये शायद ये वही दौर है जो वापस आएगा जब मिसाक जमहूरियत के नाम पर सियासत होगी। ऑपोजिशन में कभी एक खानदान तो फिर दूसरा जो खानदान है वो जो दूसरा है वो हुकूमत में होगा, एक ऑपोजिशन एक हुकूमत, फिर दूसरा हुकूमत, फिर पहले वाला ऑपोजिशन, बारियां लगेंगी। इनको शायद यही लगता है। ज़्यादा मसला वैसे ये बीमारी और बारी मिलते जुलते टर्म्स हैं। बीमारी इनको आ घेरती है जब इनको बारी नज़र नहीं आ रही होती, जब इनको बारी नज़र आएगी तो बीमारी भी नहीं आ घेरेगी। तो मैं सिर्फ इनको आज अल्ल अलान ये बता रही हूँ। अगेन आई वुड से, मैं डरती नहीं हूँ आप लोगों से, अगर मैं डरूँ तो मैं इतना खुलकर प्रोग्राम ना करूँ। मैं आपको बता रही हूँ कि अपनी डर्टी पॉलिटिक्स बंद कर दो, वरना अब ऐसे नहीं चलेगा। अच्छा जी, एहसन इकबाल साहब हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, अगर कहते तो तारुफ करवा दूंगी, इतने तारुफ है इनके कि पूरा प्रोग्राम कम पड़ जाए। एहसन इकबाल साहब हैं, वो कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं कि मैं कंफ्यूज हो गई, मैं इस बात पे कंफ्यूज हो गई कि किस किस्म की बातें कर रहे हैं और अपना आप ये भूल जाते हैं। रज़ा सर उनका क्लिप चलाइएगा, फिर मैं उनको याद करवाने की कोशिश करती हूँ। और हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये तमाम लोग बोल न्यूज़ बड़े शौक से देखते हैं और ऐसे नहीं चलेगा तो देखे बगैर इनको नींद नहीं आती। यकीनन एहसन इकबाल साहब देख रहे होंगे आप और आपके चाहने वाले, जरा क्लिप चलाइएगा रज़ा साहब। आज तक जो थोड़े बहुत लोग आपकी बात ये समझ कर सुन लेते होंगे कि शायद ये सही कह रहे हैं, मेरे ख्याल से आज से उन्होंने भी आपका बॉयकॉट कर दिया होगा और उन्होंने कहा होगा कि एहसन इकबाल साहब की जो बात है ना अब हमने नहीं सुननी। किस तरह आप बात करें फौज के तकद्दुस के पामाल होने की, आप बातें करें कि गैर जानिबदार इदारा, नो डाउट इन इट, फौज का तकद्दुस सर आंखों पर,
میں سلام پیش کرتی ہوں تمام شہداء کو جن کی قربانیوں کی وجہ سے آج ہمارا پاکستان محفوظ ہے. عزت کرتے ہیں ہم اس ادارے کی, الحمدللہ بہت عزت کرتے ہیں. آپ کے منہ سے باتیں اچھی نہیں لگ رہی, کیوں؟ کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ غیر جانبدارانہ ایک ادارہ ہے, غیر جانبدار ادارہ ہے, پھر آپ ساتھ ساتھ باتیں کرتے ہیں کہ جی ان کو ایک پیج پر لانے کی باتیں کرنا اور اپنی جو غیر جمہوری چیزیں ہیں ان کے سر پہ ڈال دینا. آپ غیر جانبدار کا مطلب سمجھتے ہیں؟ یہ سلیکٹڈ کا ٹرم کون یوز کرتا ہے؟ سلیکٹڈ والی بات کیا ہے یہ آپ سمجھائیں گے قوم کو؟ قوم کا ایسا بندہ جو کہ بالکل انٹلیکچوئل نہیں ہے, بالکل پڑھا لکھا نہیں ہے, جس طرح مکئی کے بھٹے بھوننے والا, کوئی گولا گنڈا بیچنے والا, کوئی کلفی بیچنے والا, کوئی تندور پہ روٹیاں لگانے والا, کوئی ایسا بندہ جو آ کے ایسا سویپر جو کہ آپ کا گٹر صاف کرنے آئے گا, وہ بندہ بھی جانتا ہوگا کہ آپ لوگ سلیکٹڈ کا ورڈ کیوں یوز کرتے ہیں. آپ لوگ باتیں کرتے ہیں, پھر آتے ہیں, پھر آپ لوگ بالکل ہی مکر جاتے ہیں. کنفیوز کیوں ہیں آپ لوگ؟ کانفیڈنس لیول آپ کا شیک کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ جھوٹے ہیں, فراڈیے ہیں, اس لیے شیک کرتا ہے. اگر آپ لوگ بندے کے پتر ہیں نا تو اپنی بات پہ ڈٹے رہا کریں. جو بات کر دی قائم رہے. کیوں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ اب آپ کہہ رہے ہیں جی فوج کو اور حکومت کو ایک پیج پر لانا. اگر ایک پیج پر لانا, یہ بڑا ایک براڈ ٹرم ہے ناظرین, ذرا غور سے سنیے گا. اگر فوج پارلیمنٹ کا احترام کرتی ہے اور اگر پارلیمنٹ میں کام کرنے والے فوج کی قربانیوں کا احترام کرتے ہیں, واٹس رانگ ان اٹ؟ کیا غلط بات ہے یہ؟ کیا آپ لوگ, اگر آپ لوگوں کا بس چلے نا, فوج کا تو احترام میرے خیال سے آپ کے اتحاد قائد جو جیل میں بیٹھا ہوا اپنی کرتوتوں کی وجہ سے اس نے کیا تھا. جب وہ ڈان لیکس والا ایشو ہوا تھا, وہ تھا فوج کا احترام. اس کا ڈائی ہارڈ فالوور وہ فوج کے احترام کی باتیں کرے گا, اداروں کے احترام کی باتیں کرے گا. آج یہ سارے لوگ, ایک اور کلپ تھا ہمارے پاس شاہد کاکا نواسی صاحب کا, لیکن ٹائم کی کمی وجہ سے ہم دکھا نہیں سکتے. وہ باتیں کر رہے تھے رانا ثناءاللہ صاحب کے, ان کو کھائے چلی جا رہی ہے فکر. وہ رانا ثناءاللہ صاحب جو کہ وزیر قانون تھے, اور یہاں پر ایک ایسا قانون نافذ ہوا تھا کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن 14 شہادتیں, تب پولیس جو تھی وہ سیاسی ہوئی تھی, ان سیاسی لوگوں کے رنگ میں رنگ کے. یہ باتیں کریں گے اداروں کے احترام کے حوالے سے, عدلیہ کے احترام. یہ جو پوچھتے پھرے تھے کیوں نکالا, فیصلے کو مان نہیں رہے تھے اور ساتھ ساتھ بتا رہے تھے کہ ہمارے ساتھ غلط ہو گیا, یہ عدلیہ کے احترام کی بات کریں گے. جو اداروں کا احترام نہیں کرتے, جو نیب کو کالا قانون کہتے ہیں, یہ باتیں کریں گے اداروں کے احترام کے حوالے سے. ان کا بس چلے نا. ایک آخری بات کروں گی, ذرا کڑوی بات ہے, جو آپ کہتے ہیں کہ حکومت اور فوج ایک پیج پہ نہیں ہو سکتے. کیوں پاکستان کی بہتری کے لیے ایک پیج پر نہیں ہو سکتے حکومت اور فوج؟ ہاں, وہ ان کے پارلیمنٹ میں انٹرفیئر نہ کریں اور وہ ان کے ادارے میں انٹرفیئر نہ کریں. ایک پیج پر پاکستان کی بہتری کے لیے کیوں نہیں ہو سکتے؟ پاکستان کے تمام ادارے, ہم تمام ادارے پاکستان ہیں, ہم سب ایک ہیں, ہم سب پاکستان ہے. یہی تو تم لوگوں کی سوچ میں فرق ہے, تم لوگوں کی سوچ یہیں پہ تو غلط ہے. اگر اس طرح نہ ہوتا تو آج ہم جیسے لوگ, ہماری آنے والی نسلیں, ہمیں پریشانی نہ ہوتی کہ ہم سفر کر رہے ہیں, اتنا سفر کر رہے ہیں ہم لوگ. آپ لوگوں کا بس چلے نا تو آپ حکومت اور فوج کے درمیان ایک لائن آف کنٹرول لگا دیں. آپ ایک کو بھارت بنا دیں, ایک کو پاکستان بنا دیں. خدا کا خوف کریں اور بس کریں. ویسے نہیں چلے گا. اسی کے ساتھ ڈاکٹر فضا اکبر خان کو دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل, سیم ٹائم سیم چینل. دعا میں یاد رکھیے گا, ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.